हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहला टॉपिक ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक तरह की मशीन होती है या फिर डिवाइस होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना बिना फ्रीक्वेंसी को बदले। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपको 10 वोल्टेज की ज़रूरत है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए कितना हमें वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 10 वोल्ट। ठीक है। और आपके घरों में कितनी सप्लाई वोल्टेज आता है, वो आता है 220 230 वोल्ट। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देंगे। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपके 220 वोल्टेज को घटाकर 10 वोल्ट कर देगा, और जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। फिर मैंने बोला है कि इसमें बिना फ्रीक्वेंसी को बदले, मतलब फ्रीक्वेंसी जो आपकी पहले 50 हर्ट्स है वही आपकी बात में भी रहेगी। फ्रीक्वेंसी को बिना बदले आपका वोल्टेज जो है घटाता है बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है। फिर दूसरी बात क्या है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो आपके स्टेबलाइजर्स के अंदर छोटे छोटे रहते हैं, या फिर बाहर जो आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पार्ट जो घूमता नहीं है। ठीक है, स्टेशनरी रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते, इसीलिए इसे स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो हमेशा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। अगर आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पता है तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक इसमें दिया गया है। ठीक है, तो फैराडे लॉ के नियम पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद करना है कि ये हमेशा एसी सप्लाई वोल्टेज पे ही काम करता है। अगर आप डीसी वोल्टेज देंगे तो ये कभी भी सिंगल फेज या कोई भी ट्रांसफार्मर जो है आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इतनी पॉइंट्स आपको ट्रांसफार्मर में पता होने चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं, हम लोग सिंबल्स की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर को जो भी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल्स में। ठीक है, इस तरह से आपका कर्सिव रहता है, इस तरह से वाइंडिंग्स दिखाई जाती हैं और बीच में 2 स्ट्रेट लाइंस रहती है। तो ये कहीं पे भी आपको सिंबल दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की। तो अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए, कोर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक मैग्नेटिक कोर चाहिए। दूसरा क्या है, आपको प्राइमरी वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी क्या है, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा कंजर्वेटर। फिफ्थ ब्रीथर। अब हम वन बाय वन ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आखिर ये होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कोर की ज़रूरत होती है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है सबसे पहले उसमें आपका एक मैग्नेटिक कोर बनाया जाता है। मैग्नेटिक कोर्स आप यहाँ पे मैंने पिक्चर्स रियल्स दिखाई, इस तरह के मैग्नेटिक कोर्स रहते हैं। ये पतली पतली स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पतली पतली आपकी एक तरह की प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स को आपस में जोड़ देते हैं और इस तरह की मोटी सी थिक आपका पूरा कोर बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम कोर्स बोलते हैं। कोर बहुत तरीके के आते हैं, बहुत प्रकार के मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ई शेप का कोर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ई शेप का कोर। इसी तरह आपका ये भी देखिए ई शेप का कोर है। तो इस तरह के आपके कोर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अब आप लोग का दिमाग में आएगा कि ये पतली पतली स्ट्रिप से क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, आप एक सॉलिड स्टील का पीस लेकर आप क्यों नहीं बना रहे। तो रीज़न ये रहता है कि हम ये जो पतली पतली स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं या पतली पतली प्लेट्स को मिलाकर ये पूरा आपका कोर बनाते हैं, उसका रीज़न ये रहता है कि पतली पतली स्ट्रिप्स लगाने से, लैमिनेशन करने से हमारे जो लॉसेस होते हैं कोर में वो कम हो जाते हैं। कोर में आपके 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, कोर में आपके कोर लॉसेस होते हैं। ठीक है, कोर लॉस में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो ये लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने कोर को पतली स्ट्रिप्स में ही बनाते हैं। नेक्स्ट आगे है वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो आपका कोर होता है, मैग्नेटिक कोर होता है, उस मैग्नेटिक कोर के ऊपर वाइंडिंग्स को इस तरह से वाउंड कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्राउन कलर की वाइंडिंग
को वाउंड कर दिया। वाइंडिंग्स क्या होती है, आपका एक कॉपर वायर होता है, उस कॉपर वायर को मैग्नेटिक कोर पे ले जाकर इस तरह से हम वाउंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हम यहाँ पर ब्राउन कलर के कॉपर वायर को इस तरह से वाउंड कर दिया गया है। बहुत सारे तरीक़ों से वाइंडिंग्स होती हैं, यहाँ पर हमने एक इधर वाउंड करा, एक इधर। बहुत से ट्रांसफार्मर आप देखेंगे जिसमें आपकी जो आपका बीच वाला जो लिंब है उस पे ही सारी की सारी वाइंडिंग्स को वाउंड कर दिया जाता है। तो ये जो वाइंडिंग्स होती है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग्स वो वाइंडिंग कहलाई जाएगी जिसमें भी आप सप्लाई वोल्टेज दें। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इस वाली वाइंडिंग में सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया तो वो वाइंडिंग आपकी कहलाएगी प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग में लोड कनेक्ट रहता है उस वाइंडिंग को आप बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब आपके सामने कोई भी ट्रांसफार्मर रखा जाए और उस ट्रांसफार्मर में जहाँ पे भी आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे होंगे तो तुरंत आप समझ जाइएगा वो वाइंडिंग कौन सी होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। और जिस ट्रांसफार्मर की साइड पे लोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग होगी, कहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है, वही दिखाया कि आपका सबसे पहले क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक कोर चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक कोर सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। ये पतली पतली सिलिकॉन स्टील की चिप्स टाइप की होती हैं जो लैमिनेटेड कर दी जाती, लैमिनेट करके आपका इतना चौड़ा सा कोर बनाया जाता है। इस कोर के ऊपर हम अपनी वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। इधर हमने प्राइमरी वाइंडिंग को वाउंड कर दिया और इधर साइड पे हमने अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग को वाउंड कर दिया। फिर आते हैं आगे ब्रीथर। ठीक है, सो ब्रीथर होता है क्या, जैसे नाम से ही पता चला ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथर नाम से ही पता चल रहा है, ब्रीथर का काम होता है सांस लेना। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहता है, आप लोग ने बाहर जो आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं बड़े बड़े हैवी हैवी, उनके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। वो ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है कि कभी भी जब आपका ट्रांसफार्मर हीट कर जाए तो आपको उस हीट को जो है एब्जॉर्ब करके ठंडा करना, वो ट्रांसफार्मर ऑयल का काम होता है। तो क्या होता है, कभी कभी आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो गर्म की वजह से काफ़ी गैसेस जो हैं इवॉल्व होने लगती है। वो गैसेस क्या है, इस ब्रीथर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। या कभी कभी ट्रांसफार्मर को क्या होता है, हवा की ज़रूरत होती, तो हवा जब भी लेगा वो इस ब्रीथर के थ्रू लेगा। तो ब्रीथर के अंदर आप ब्लू कलर का ये देख रहे हैं, एक सिलिका जेल होता है। ये सिलिका जेल इसके अंदर पूरा पड़ा रहता है। जब कभी भी ट्रांसफार्मर जो है एटमॉस्फेयर से एयर को अपने अंदर खींचता है तो नमी ना कहीं पहुंच जाए, या एटमॉस्फेयर में जितनी भी नमी है उस सारी नमी को ये सिलिका जेल क्या है एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि सिर्फ सूखी हवा जो है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जाए। अगर मान लीजिए हमने मॉइस्चर वाली एयर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर डाल दी तो आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को पूरा हम जो रहता है, जो कोर मैग्नेटिक कोर है, वाइंडिंग्स होती हैं, उस पूरी चीज़ को इस टैंक के अंदर डाल देते हैं। इस टैंक के अंदर आपका क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है। वो ऑयल का इस्तेमाल किस लिए करा जाता है, कूलिंग पर्पज़ के लिए करा जाता है, कि जब कभी भी आपका ट्रांसफार्मर हीट हो तो आपका ये ऑयल जो है उसे कूल कर दे। फिर यहाँ ऊपर देख रहे हैं आपका एक टैंक टाइप का बना है, इसे हम कंजर्वेटर बोलते हैं। कंजर्वेटर में क्या रहता है, हाफ ऑयल भरा रहता है, वही ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है, कि जब कभी भी आपका ऑयल की कमी हो तो कंजर्वेटर क्या करता है, यहाँ से ऑयल को दे देता है। या फिर कभी कभी आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल बढ़ जाता है, बढ़ता कब है, जब हीट कर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी को उबालो तो पानी क्या ऊपर उछल के आता है, उसी तरह जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्मी के कारण हीट कर जाता है तो सारा का सारा ऑयल जो है ऊपर भागना चाहता है। तो वो सारा का सारा ऑयल जो है ऊपर भागने के बजाय इस कंजर्वेटर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। तो कंजर्वेटर टैंक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। फिर नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो ब्रीथर का। ब्रीथर का काम क्या होता है, ब्रीथर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो भी एटमॉस्फेयर से ट्रांसफार्मर एयर ले रहा होगा उसकी सारी के सारे मॉइस्चर को दूर कर देगा और सूखी हवा अंदर पहुंचाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वर्किंग पे। तो ये है आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज पर ही काम करता है।
तो आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, येलो कलर की जो दिख रही प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इन दोनों वाइंडिंग्स को हमने किस पे लगाया है, किस पे वाउंड करा, एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ कोर है, उस पर दोनों वाइंडिंग को हमने वाउंड कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने कोई लोड को जोड़ दिया। लोड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं, उन्हें हम लोड बोलते हैं। जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट होगी, फ़ैन होगी, सब क्या इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे, तो ये सब क्या है, आपके लोड कहलाई जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा होगा वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, आपने यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज जहाँ देते हैं वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग बन जाती है। जैसे ही आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो जैसे ही वोल्टेज आए तो क्या आएगा, तुरंत करंट फ्लो होएगी, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, फिर यहाँ से वापस आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगी। अब आप लोगों ने 10th-12th में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, जो कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रही हूँ। इस पीछे डायग्राम में ये देखिए एक रेड कलर का वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो करता है तो उस चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन अट्रैक्ट कर लेता है, ये बीच में आपका जो कोर रखा है वो सारे के सारे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके स्टैब्लिश्ड कर लेता है। तो अब ये जो रेड डॉटेड लाइन से दिखाई, सारा का सारा क्या है, आपका प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है कहाँ पर पहुंच गया है, कोर पर पहुंच गया। अब ये कोर से क्या करता है, फ्लक्स आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग पे पहुंचा। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ पे फेराडेस के नियम लगे। फेराडे ने क्या बोला था, फेराडे ने फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू -N d∅/dt। उन्होंने बोला था कि अगर फ्लक्स जो है हर एक सेकेंड में बदल रहा है, मतलब कहने का अगर फ्लक्स का मान जो है, फ्लक्स की वैल्यू जो है हर एक सेकेंड में बदलेगी तो वहाँ पर रखे गए तार में अपने आप वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। उस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या हो जाता है, एक प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर आप E2 से दिखा सकते हैं। अब ये फ्लक्स क्या है, यहाँ तो रुक नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे गया, आगे गया, और कहाँ पहुँच गया, आपका प्राइमरी वाइंडिंग में। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में पहुँचा तो तुरंत यहाँ पे फेराडे का यहाँ पे भी नियम लग जाएगा। फेराडे के नियम के अनुसार यहाँ पे भी आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में फिर आ जाते हैं हम लोग। अब ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इस वोल्टेज की वजह से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक प्रकार का करंट फ्लो होने लगती है। उस करंट को हम बाहर लेकर आ जाते हैं और लोड को दे देते हैं, और लोड हमारा ऑपरेट करने लगता है। ये होते हैं आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ठीक है। आगे मैं डायग्राम में और अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लैक डॉटेड लाइन से मैंने फ्लक्स को दिखाया है। आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स है बना, वो सारा का सारा कहाँ पहुँच गया, इस मैग्नेटिक कोर में। फिर मैग्नेटिक कोर से आगे बढ़ा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में आया, सेकेंडरी वाइंडिंग से फिर प्राइमरी वाइंडिंग में। तो इस तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है, ठीक है, और आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये होती है आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग। आई होप आप लोग को मेरा बताया हुआ समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।